हेलो एवरीवन, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको लर्नर्स पे। आज हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड करने वाले हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं, या फिर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं क्या, डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड। डिटर्मिनेशन ऑफ डिमांड, कौन कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो डिमांड को डिटरमाइन करते हैं, या फिर जिन्हें हम ये कह सकते हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो डिमांड को डिसाइड करते हैं, डिटरमाइन करते हैं, या फिर जो फैक्टर्स डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं। फैक्टर्स इन्फ्लुएंस डिमांड। आखिर डिमांड किन किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है, ये सब चीज़ें हम लोग आज करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली चीज़ तो डिमांड की डेफिनेशन देख लें। वैसे डिमांड के लिए हमने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, आप वो पूरा वीडियो पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। डिमांड क्या होती है? डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी और सर्विस दैट कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। डिमांड क्या है? किसी कमोडिटी की, गुड्स या सर्विस की एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है जो कि एक कंज्यूमर खरीदता है या खरीदने की इच्छा रखता है, खरीदना चाहता है या खरीदता है ना। कब? एट वेरियस प्राइसेस, अलग अलग प्राइसेस पर, वेरियस प्राइसेस पर किसी गुड्स की जितनी पर्टिकुलर क्वांटिटी एक कंज्यूमर खरीदता है, खरीदना चाहता है, वो क्या कहलाती है? उसकी डिमांड कहलाती है। जैसा कि मैंने अभी कहा, डिमांड का हमने डिमांड और टाइप्स ऑफ डिमांड का एक स्पेसिफिक वीडियो अपलोड कर रखा है। आप अगर डिटेल में डिमांड पढ़नी है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। आर ब्रॉडली क्लासिफाइड आर एज फैक्टर्स फॉलोज, है ना। कौन कौन से फैक्टर्स डिमांड को डिसाइड करते हैं वो हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली चीज, जब हम डिमांड की डेफिनेशन पढ़ रहे होते हैं तो हम ये देखते हैं कि डिमांड क्या है? एक पर्टिकुलर क्वांटिटी है किसी गुड्स की जो कि एक कंज्यूमर किसी पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करता है। किस पे? एक पर्टिकुलर प्राइस पर परचेज करता है या परचेज करने के लिए रेडी रहता है। तो इसका मतलब डिमांड की डेफिनेशन में ही हम मेंशन कर रहे हैं कि वो क्वांटिटी किसके ऊपर डिपेंड करती है? उसके प्राइस के ऊपर। तो डिमांड को बेसिकली जो इंपॉर्टेंट एक फैक्टर्स जो डिसाइड कर रहा है वो कौन है? प्राइस है। और भी फैक्टर्स बहुत सारे हैं, बट जो बेसिक हम देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा है? प्राइस है। तो स्टार्ट करते हैं। पहली चीज, जो पहला फैक्टर है डिमांड को अफेक्ट करने वाला या डिमांड को डिसाइड करने वाला, कौन सा फैक्टर है? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब किसी गुड्स का उसका अपना खुद का प्राइस, जिसको हम लोग कहते हैं प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी। देखिए, कैसे प्राइस डिसाइड करता है किसी गुड्स की अपनी खुद की कमोडिटी को। हम लोग जब भी कोई गुड्स परचेज करने जाते हैं, खरीदने जाते हैं, तो सबसे पहले क्या देखते हैं? उसका प्राइस टैग। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से उसका प्राइस होता है उसी हिसाब से हम उसे परचेज करते हैं। तो डिमांड को डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन हुआ? प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ये प्राइस कैसे डिसाइड करता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारी डिमांड को, वो देखते हैं। एज हमें पता है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग, एज द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस, जैसे क्या होता है? किसी गुड्स का प्राइस अगर क्या हो? इंक्रीज हो जाता है, देन द क्वांटिटी डिमांडेड फॉल्स, तो उसकी क्वांटिटी जो हम डिमांड कर रहे होते हैं, जो परचेज कर रहे होते हैं, क्या होती है? कम हो जाती है। एंड वाइस वर्सा, और इसका जस्ट क्या होता है? अपोजिट होता है। कब? एज्यूमिंग अदर फैक्टर्स रिमेन कांस्टेंट या सेटस पेरिबस, जब बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो। क्या हो? बाकी के सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो। तो उस सिचुएशन में अगर किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, अगर क्या हो? किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होता है, तो उस गुड्स की जो डिमांड है लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। इट मीन्स, देखिए, डिमांड किसके ऊपर डिपेंड है? उसके प्राइस के ऊपर। अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो डिमांड डिक्रीज हो जाएगी, और उसका अपोजिट अगर हो कि किसी गुड्स का प्राइस डिक्रीज हो जाए तो उसकी डिमांड क्या होती है? इंक्रीज हो जाती है। इट मीन्स देयर इज अ इनवर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप। कौन सा? इनवर्स या फिर नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है किसके किसके बीच में? किसी गुड्स के प्राइस
और उसके डिमांड के बीच में। इसलिए प्राइस क्या है, एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है किसी गुड्स की डिमांड को डिसाइड करने में, है ना, प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी। अगर इसका हम लोग ग्राफ प्रेजेंट करें, ग्राफ के लिए अगर इसका हम प्रेजेंटेशन करें तो हम इसका ग्राफ के लिए प्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, हम इस ग्राफ को इस तरीके से मेंशन कर सकते हैं कि अगर हम एक्स एक्सिस पे किसे क्वांटिटी डिमांड को हम मेंशन करें और वाई एक्सिस पे हम प्राइस पे करें, तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव होता है ना। तो प्राइस और डिमांड के बीच में कैसा होता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होता है। इट मीन्स जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा, है ना। तो जो डिमांड है उसको कौन अफेक्ट कर रहा है, उस कमोडिटी का अपना खुद का प्राइस, और खुद के प्राइस के एक्सप्लेनेशन के लिए हम लोग लॉ ऑफ डिमांड जानते हैं, मांग का नियम, जो ये कहता है कि प्राइस के बढ़ने पर डिमांड डिक्रीज होती है और प्राइस के डिक्रीज होने पर डिमांड इंक्रीज होती है। तो ये पहला फैक्टर था कौन, प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर। देखिए पहला तो था प्राइस ऑफ दी ओन कमोडिटी, और जो दूसरा फैक्टर है जो हमारी डिमांड को डिसाइड करता है वो कौन है, इनकम ऑफ दी कंज्यूमर, उपभोक्ता की आय। देखिए फॉर नॉर्मल गुड्स, नॉर्मल गुड्स के केस में क्या है, डिमांड इंक्रीजेज विद एन इंक्रीज इन इनकम। भाई क्या होता है, अगर हमारी इनकम इंक्रीज हो जाए, है ना, हमारे पास ज़्यादा पैसा आए तो हम क्या करते हैं, ज़्यादा खर्च करते हैं, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड ज़्यादा करते हैं। और अगर हमारे इनकम कम हो जाए, हमारे पास पैसा कम आए, तो हमारा खर्च, इट मीन्स हमारी डिमांड भी क्या होती है, कम हो जाती है। तो देखिए इनकम ऑफ द कंज्यूमर और डिमांड के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप है। कैसा रिलेशनशिप है, हम डायरेक्ट या फिर हम पॉजिटिव रिलेशनशिप कह सकते हैं, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं। अगर इनकम बढ़ेगी तो हमारा खर्च बढ़ेगा, हमारी इनकम कम होती है, अगर हमारी इनकम कम होती है तो हमारी डिमांड भी क्या होती, कम हो जाती है। इट मीन्स डिमांड डिपेंड कर रही है किसके ऊपर, कंज्यूमर की इनकम के ऊपर। अगर इसको ग्राफिकली प्रेजेंट करें तो इसको ग्राफिकली कैसे हम प्रेजेंट कर सकते हैं, एक्स एक्सिस पे फिर से हम किसे मेंशन करेंगे, क्वांटिटी डिमांड को, वाई एक्सिस पे हम किस पे, कंज्यूमर की इनकम को। देखा भी हम लोगों ने कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशनशिप है, पॉजिटिव, मींस इनकम के इंक्रीज होने से डिमांड इंक्रीज होगी और इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड डिक्रीज होगी। तो इस केस में जो डिमांड कर्व होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिवली स्लोप होगा, जो कि ये रिप्रेजेंट करता है कि इनकम के इंक्रीज होने पे डिमांड में इंक्रीज होगा और इनकम के डिक्रीज होने से डिमांड क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दूसरा फैक्टर कौन सा, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसके ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा है, प्राइसेस ऑफ रिलेटेड गुड्स, संबंधित वस्तुओं की कीमतें, संबंधित वस्तुओं की कीमतें। मीन्स प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। अभी हम लोगों ने बात की थी किसकी, प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की, अब बात की हमने प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। पहली बात तो हमें रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट समझना होगा। जैसे रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट के लिए भी हमने एक वीडियो अलग से अपलोड कर रखा है, आप उस वीडियो को डिटेल में देख सकते हैं, तो वहाँ से आपको रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट डिटेल्ड में समझ में आ जाएगा। या फिर जो टाइप्स ऑफ डिमांड का हमने वीडियो अपलोड कर रखा है वहाँ पर भी आप देख सकते हैं, वहाँ पर भी पूरी तरीके से डिटेल्ड में रिलेटेड गुड्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया गया है। वैसे फिर से एक बार बता देते हैं, रिलेटेड गुड्स का मतलब वो गुड्स होती हैं जहाँ पर किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज होने से दूसरे गुड्स की डिमांड पे चेंज आए, तो ऐसे गुड्स रिलेटेड गुड्स से संबंधित वस्तुएं कहलाती हैं। ये रिलेटेड गुड्स बेसिकली दो तरीके की होती हैं, एक सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाता है, प्रतिस्थापक वस्तुएं या स्थानापन्न वस्तुएं, और दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या पूरक वस्तुएं कहलाती हैं। बिकॉज ऑफ ये रिलेटेड गुड्स हैं, रिलेटेड गुड्स का कॉन्सेप्ट ही यही है कि जब किसी एक गुड्स के प्राइस में चेंज हो तो उससे रिलेटेड जो दूसरी गुड्स है उसकी डिमांड में चेंजेस आता है। क्या होता है, उसकी डिमांड में इम्पैक्ट पड़ता है, तो ऐसे गुड्स रिलेटेड गुड्स कहलाती हैं। हम पहले बात करेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में। तो देखिए, गुड्स दैट कैन रिप्लेस ईच अदर
है ना। सब्स्टिट्यूट गुड्स वो गुड्स होती हैं जो गुड्स एक दूसरे को रिप्लेस करती हैं, या ऐसी गुड्स जो एक दूसरे की जगह पर इस्तेमाल की जाती हैं, वो गुड्स सब्स्टिट्यूट गुड्स से स्थानापन्न वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे कि चाय और कॉफ़ी, एक टाइम पे आप या तो चाय का कंजप्शन करेंगे या तो कॉफ़ी का। अगर आपने चाय को प्रेफर किया, इसका मतलब कि आपने कॉफ़ी को क्या किया, वहाँ से रिप्लेस कर दिया है। और अगर आपने कॉफ़ी को प्रेफर किया है तो इसका मतलब आपने वहां से चाय को रिप्लेस किया। तो दूसरी को ऐसी गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं। अब देखिए इनके केस में क्या होता है, इफ द प्राइस ऑफ टी इंक्रीजेस, अगर हम प्राइस इंक्रीज करें क्या है, टी का, चाय का प्राइस इंक्रीज करके देखते हैं तो ये देखते हैं कि द डिमांड फॉर कॉफी में राइज, कि जो कॉफी की डिमांड है वो राइज हो सकती है, वो बढ़ जाती है। जबकि कॉफी के प्राइस में हमने कोई चेंज नहीं किया था। चेंज काहे में किया है, काहे में चेंज किया है, उसकी जो रिलेटेड गुड्स है टी के प्राइस में चेंज किया है। तो टी के प्राइस में चेंज करने की वजह से उसकी रिलेटेड गुड्स कॉफ़ी के ऊपर फ़र्क पड़ता है, उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। तो ऐसी गुड्स रिलेटेड गुड्स कहलाती हैं। तो देखिए कॉफ़ी की डिमांड पे इम्पैक्ट पड़ा, किसकी वजह से, चाय के प्राइसेस की वजह से। इट मीन्स एक गुड्स की डिमांड दूसरे के प्राइस पे डिपेंड है। तो ऐसी गुड्स रिलेटेड गुड्स में से सब्स्टिट्यूट गुड्स कहलाती हैं। थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं एक बार। जैसे ने कहा कि हम प्राइस ऑफ द टी क्या करें, इंक्रीज करें, चाय की कीमतें हम क्या कर दें, इंक्रीज करेंगे। तो देखो जैसे हम चाय की कीमतें कम बढ़ाएंगे, जो डिमांड है चाय की, लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग ही क्या होगी, कम हो जाएगी। जैसे चाय की डिमांड कम होगी तो कुछ कंज्यूमर हो सकता है किसी भी चीज, हर एक चीज़ का कंजप्शन बंद कर दे, चाय का भी कॉफ़ी का भी। लेकिन कुछ कंज्यूमर्स हो सकता है जो चाय को यूज़ करते थे, वो चाय के रेट बढ़ने की वजह से वो सब्स्टिट्यूट कर जाएं, या वो ऐसा कह लो कॉफ़ी पे स्विच कर जाएं, मतलब वो कॉफ़ी की डिमांड कुछ बढ़ा दे। तो देखिए डिमांड ऑफ द कॉफ़ी चेंज हो गई, किसकी वजह से, प्राइस ऑफ द टी चेंज होने की वजह से। तो जो ऐसी डिमांड है ये क्रॉस डिमांड कहलाती है। और यहाँ पे हमें देख सकते हैं कि डिमांड ऑफ द कॉफ़ी चेंज हुई, डिमांड कॉफ़ी की इंक्रीज हो गई, किसकी वजह से, चाय के प्राइस इंक्रीज होने की वजह से। तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में जो क्रॉस डिमांड है, जो दो सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है। देखो एक का प्राइस इंक्रीज किया तो दूसरे का प्राइस भी इंक्रीज किया, मतलब यहाँ पर भी पॉजिटिव या फिर एक डायरेक्ट रिलेशनशिप पाया जाता है इन दोनों के बीच में भी, कि अगर एक का प्राइस बढ़ाओगे तो सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में दूसरे की डिमांड ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। ग्राफिकली प्रेजेंटेशन भी कर लेते हैं इसका। और हम डिमांड किसकी ले रहे हैं, कॉफ़ी की। तो हम डिमांड कॉफ़ी के ले रहे हैं तो क्वांटिटी डिमांड ऑफ कॉफ़ी को हम एक्स एक्सिस पे मेंशन करेंगे, और प्राइस हम टी का ले रहे हैं तो प्राइस ऑफ द टी हम वाई एक्सिस पे मेंशन करेंगे। दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसी दिखी हमें, पॉजिटिव दिखी ना। मीन्स अगर हम प्राइस इंक्रीज करते जाएंगे तो डिमांड ऑफ द कॉफ़ी भी इंक्रीज होती चली जाएगी। तो जो डिमांड कर्व है ये किस गुड्स के केस में है, ये सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में कैसा है, पॉजिटिव डिमांड, पॉजिटिव या अपवर्ड डिमांड को बनता है, क्योंकि दोनों में रिलेशनशिप कैसी है, पॉजिटिव है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये भी रिलेटेड गुड्स का ही कॉन्सेप्ट है। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स या जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, पूरक वस्तुएं। मीन्स ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती हो, जो एक दूसरे के साथ कंज्यूम की जाती हो, वो गुड्स कौन सी गुड्स कहलाती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। मीन्स द गुड्स दैट आर यूज्ड टुगेदर, ऐसी गुड्स जो एक दूसरे के साथ यूज की जाती हो, या यूं कह लें ऐसी गुड्स जो एक गुड्स के एब्सेंस में दूसरी गुड्स का यूज करना पॉसिबल नहीं है, या एक गुड्स का इस्तेमाल करने के लिए दूसरी गुड्स का भी होना जरूरी है। तो ऐसी गुड्स कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहलाती हैं। जैसे कि कार एंड पेट्रोल, अगर आपने कार ली तो आपको पेट्रोल की भी जरूरत होगी, दोनों का हम इस्तेमाल एक साथ करते हैं।
तो ऐसे गुड्स के केस में क्या होता है कि इफ द प्राइस ऑफ पेट्रोल राइजेस, अगर हम प्राइस किसका राइज करें, पेट्रोल का प्राइस हम क्या कर दें, राइज कर दें, तो द डिमांड फॉर कार्स में फॉल, तो जो कार की डिमांड है वो कम हो सकती है। बिकॉज ऑफ, देखो जब हम प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज करेंगे तो अभी इसके बाद जब प्राइस इंक्रीज करेंगे तो दोनों कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है ना, क्योंकि दोनों एक दूसरे के साथ इस्तेमाल की जाती हैं। तो अगर हम प्राइस पेट्रोल का राइज होता रहेगा तो जो डिमांड ऑफ कार है ये भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इट मीन्स इन दोनों गुड्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, एक नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है। कैसी, नेगेटिव रिलेशनशिप पाई जाती है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री है। अगर एक का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरी की का जो डिमांड है वो भी कम हो जाएगा। सब्सटीट्यूट के जस्ट अपोजिट केस होता है। डिटेल में मैंने कहा है कि इसके लिए हमने अलग से वीडियो अपलोड कर रखा है। ग्राफ के लिए भी इसको देख लेते हैं, प्रेजेंटेशन कर लेते हैं। क्वांटिटी डिमांड हमने कार्स की ली है तो हम कार्स लिख लेंगे, प्राइस हमने पेट्रोल का लिया है तो हम पेट्रोल लिख लेंगे। बिकॉज ऑफ यहाँ पर नेगेटिव रिलेशनशिप है इसलिए जो डिमांड कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। ये किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए है। किसके लिए, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के लिए है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट फैक्टर। नेक्स्ट फैक्टर कौन सा, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ कंज्यूमर्स। जो उपभोक्ता है उसका टेस्ट और प्रेफरेंस। देखिए कंज्यूमर का जिस गुड्स में टेस्ट या प्रेफरेंस होगा, कंज्यूमर जिस गुड्स को प्रेफर करेगा, ऑब्वियस सी बात है उस गुड्स को ज़्यादा खरीदेगा तो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और कंज्यूमर का टेस्ट जिस गुड्स में नहीं होगा, जिसको वो प्रेफर नहीं करता होगा, उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या होगी, कम होगी। इट मीन्स डिमांड इंक्रीजेस इफ अ गुड बिकम्स मोर पॉपुलर और फैशनेबल। अगर कोई गुड्स क्या होगी, जितनी ज़्यादा पॉपुलर होगी या जो फैशनेबल होगी, ऑब्वियस सी बात उसकी डिमांड क्या होगी, ज़्यादा होगी। और जो गुड्स पॉपुलर नहीं होगी या जो फैशनेबल नहीं होगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम होगी। डिमांड डिक्रीजेस इफ द गुड्स इज आउट ऑफ फैशन और कंसिडरेबल हार्मफुल। जो गुड्स आउट ऑफ फैशन है या जो गुड्स हार्मफुल होगी उसकी डिमांड ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। इट मीन्स कंज्यूमर का जो टेस्ट है, उसका जो प्रेफरेंस है, वो भी डिसाइड करता है किसको, डिमांड को। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस। देखिए कई बार किसी गुड्स की जो डिमांड है वो आज के प्राइसेस के अलावा फ्यूचर में उसके क्या एक्सपेक्टेड प्राइसेस हैं उनके ऊपर भी डिपेंड करती है। क्यों, क्योंकि हमें अगर ये पता चल जाए कहीं से कि हम जो गुड्स परचेज आज कर रहे हैं, या ऐसे कह लें कि अगर हमें पता चल जाए कि कल किसी गुड्स का प्राइस बढ़ने वाला है तो हम क्या करते हैं, आज ही उसको स्टोर करके ज़्यादा से ज़्यादा खरीद के रख लेते हैं। इट मीन्स फ्यूचर में प्राइस उसके एक्सपेक्टेड है कि राइज होंगे, प्राइस बढ़ेंगे और हम आज ही उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं। इट मीन्स उसकी आज डिमांड हम इंक्रीज कर दे रहे हैं ड्यू टू द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस। और अगर ये पता चल जाए कि कल किसी गुड्स की कीमतें कम होने वाली, कल कोई चीज़ सस्ती होने वाली है, तो आज उसे या तो हम बिल्कुल ना के बराबर खरीदते हैं, अगर जरूरी है तो जितना जरूरी है उतना ही परचेस करते हैं, अगर कंजप्शन पोस्टपोन कर सकते हैं तो पोस्टपोन कर देते हैं और सोचते हैं कि जब कल ये गुड्स सस्ती हो जाएगी तो इसे हम परचेस करेंगे। इट मीन्स फ्यूचर के प्राइस पे आज की डिमांड डिपेंड करती है। तो एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइसेस, इफ कंज्यूमर एक्सपेक्ट प्राइसेस टू राइज इन द फ्यूचर, जैसा मैंने अभी कहा, अगर कंज्यूमर ये एक्सपेक्ट करेगा कि प्राइस फ्यूचर में बढ़ेंगे, दे मे बाय मोर नाउ, तो आज की डेट में क्या करेगा, उसे ज़्यादा खरीदेगा, आज डिमांड बढ़ा देगा। इंक्रीजिंग करेंट डिमांड, तो उसकी करेंट डिमांड क्या करेगा, वो बढ़ा देगा। और अगर उसे ये लगने लगे कि फ्यूचर में जो प्राइसेस हैं वो कम होने वाले हैं, मीन्स इफ प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू फॉल इन फ्यूचर, अगर प्राइसेस फ्यूचर में क्या है, कम होने वाले हैं, देन करेंट डिमांड में डिक्रीज, तो करेंट डिमांड क्या करेगा, आज कम कर देगा। इट मीन्स डिमांड हमारी एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस के ऊपर भी डिपेंड करती है। नेक्स्ट फैक्टर देखते हैं, पॉपुलेशन साइज एंड कंपोजिशन, की पॉपुलेशन साइज कैसा है और उसमें कंपोजिशन कैसा है। अब ये तो हम लोगों को बहुत जाहिर सी बात है, अ ग्रोइंग पॉपुलेशन इंक्रीजेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। भाई जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो जब लोग बढ़ेंगे तो अपनी ज़रूरत के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज की जो डिमांड है वो भी क्या करेंगे, ज़्यादा ही करेंगे। जब लोग कम होंगे तो खरीदारी भी कम करेंगे, गुड्स और सर्विसेज की डिमांड भी कम करेंगे। और जब लोग ज़्यादा होंगे, पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, तो क्या करेंगे, अपनी ज़रूरत की चीज़ों तो खरीदेंगे ही ना,
जरूरत की चीज़ों पे तो पैसा खर्च करेंगे, तो वो क्या करेंगे, डिमांड बढ़ाते चले जाएंगे। मीन्स पॉपुलेशन साइज पे भी कौन डिमांड कर रहा है, पॉपुलेशन साइज पे हमारी डिमांड डिपेंड है। कंपोजिशन का मतलब है हम ये देखते हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन है उसमें मेल फीमेल्स कितने हैं, पॉपुलेशन में चाइल्डहुड के लोग कितने हैं, एडल्ट्स कितने हैं, ओल्ड एज कितने हैं। जिस पॉपुलेशन में जितने ज़्यादा एडल्ट्स लोग होंगे, जिनकी एज है ना 15 से 40 से 45 साल तक जितनी ज़्यादा होगी, ऐसे कह लेंगे यहाँ पर ओल्ड एज या चाइल्डहुड लोग कम होंगे, वहाँ पर डिमांड उतनी ही ज़्यादा होगी। मीन्स जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन उसका अच्छा कंपोजिशन होगा, है ना, उतनी ही डिमांड अच्छी होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट जो फैक्टर है वो कौन सा है, गवर्नमेंट पॉलिसीज। देखिए सरकार की नीतियों के ऊपर भी हमारी डिमांड डिपेंड करती है। सरकार की नीतियाँ, है ना, कैसे करती है, टैक्सेशन गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्सेस लगाती है, सब्सिडीज देती है एंड प्राइस कंट्रोल करती है। कैन इन्फ्लुएंस द डिमांड, गवर्नमेंट के जो टैक्सेशन पॉलिसी है, जो सब्सिडीज हैं और जो प्राइस कंट्रोल गवर्नमेंट करती है, ये हमारी डिमांड को अफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल कैसे करता है, सब्सिडीज ऑन इलेक्ट्रिक व्हीकल, जैसे गवर्नमेंट क्या करती है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे सब्सिडी देती है, कैन बूस्ट देयर डिमांड। क्यों दे रही है गवर्नमेंट, इसलिए सब्सिडीज देती है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर कि हम सब्सिडी देंगे तो गुड्स का प्राइस सस्ता हो जाएगा, कम हो जाएगा, ताकि लोग उसे ज्यादा से ज्यादा खरीदे। देखिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कौन सी, सब्सिडी, वो क्या कर रही है, डिमांड को बूस्ट कर रही है। ऐसे गवर्नमेंट अगर किसी चीज के ऊपर टैक्सेशन ज्यादा लगा दे, क्या कर दे, टैक्स ज्यादा लगा दे, तो टैक्स लगाएगी तो उसका प्राइस क्या होगा, बढ़ जाएगा, और जब प्राइस बढ़ जाएगा तो हम उसकी डिमांड ऑटोमेटिक क्या करेंगे, कम कर देंगे। इट मीन्स हमारी जो डिमांड है वो गवर्नमेंट की पॉलिसीज के ऊपर भी डिपेंड करती है। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर डिमांड डिपेंड कर रही है। नेक्स्ट फैक्टर उसी में कंज्यूमर क्रेडिट एंड EMI फैसिलिटीज, जो कि पिछले कई सालों से एक बहुत अच्छा ट्रेंड बना हुआ है। ऐसे कह ले कि ऐसा फैसिलिटी है जिसके जरिए से बहुत से लोग उन चीज़ों को खरीद पाते हैं जो शायद बिना इस फैसिलिटी के उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। कैसे, ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट एंड इंस्टॉलमेंट स्कीम्स इनकरेज मोर परचेजेस इंक्रीजिंग डिमांड। देखिए जो इजी अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट है, हमें चीज़ें आसानी से क्रेडिट पे मिल जाती हैं या EMI या फिर इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ पे मिल जाते हैं, तो हमारी उससे डिमांड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। आज की डेट में बहुत सी ऐसी कंज्यूमर ड्यूरेबल गुड्स होती हैं, बहुत सी ऐसी गुड्स हैं जैसे कार है या बाइक है या और भी गुड्स हैं जो शायद अगर एक साथ में पैसा देना पड़े तो शायद बहुत से लोग उसे परचेज ना करें, बट ये सारी चीज़ें हमें EMI पे, इंस्टॉलमेंट फैसिलिटीज़ पे या क्रेडिट फैसिलिटीज़ पे मिल जाती हैं, तो उन्हें हम आसानी से परचेज कर लेते हैं। इट मीन्स इस फैसिलिटी के होने से बहुत से लोग क्या करते हैं, उन गुड्स की डिमांड कर पाते हैं। अगर ये फैसिलिटी नहीं होती तो शायद इन गुड्स की डिमांड नहीं हो पाती। तो ये भी क्या करती है, हमारी डिमांड को पे इम्पैक्ट डालती है। नेक्स्ट है एडवर्टीजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन। आज का जो टाइम पीरियड है एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन का टाइम पीरियड है। एक जो मैन्युफैक्चरर है अपनी गुड्स का खूब सारा सेल्स प्रमोशन करता है, एडवर्टाइजिंग करता है। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करना चाहता है, बताना चाहता है, बिकॉज ऑफ क्योंकि उसकी सेल क्या हो, इंक्रीज हो, लोग इसके प्रोडक्ट की भी डिमांड करें। इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट्स कैन शिफ्ट कंज्यूमर प्रेफरेंस एंड इंक्रीज डिमांड। देखिए जो इफेक्टिव एडवर्टीजमेंट है ये कंज्यूमर की प्रेफरेंस को क्या कर सकती है, स्विच कर सकती है, शिफ्ट कर सकती है, और एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट जिसकी एडवर्टीजमेंट इफेक्टिव होगा कंज्यूमर्स को उसकी तरफ अट्रैक्ट करती है, मींस उस प्रोडक्ट की डिमांड को क्या करती है, इंक्रीज करती है। तो एडवर्टीजमेंट और सेल्स प्रमोशन भी क्या करते हैं, डिमांड को इंक्रीज करने का काम करते हैं। ये फैक्टर्स थे जो डिमांड को इन्फ्लुएंस करते हैं या डिमांड जिनके ऊपर डिपेंड होती है। आई होप ये सारे फैक्टर्स आपको समझ में आए होंगे। इसी में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है वो ऐड कर लेते हैं, कंजप्शन डिमांड फंक्शन। डिमांड फंक्शन मांग फलन। देखिए डिमांड फंक्शन कुछ नहीं होता, जो अभी हम लोगों ने फैक्टर्स में पढ़ा सेम वही होता है। डिमांड फंक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं कि डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, फंक्शन का मतलब हम अपने समझने के लिए समझ सकते हैं डिपेंडेंसी या निर्भरता। डिमांड जिन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है वो फैक्टर्स और डिमांड के बीच में फंक्शनल
रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना क्या कहलाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है। मींस डिमांड इज द फंक्शन ऑफ, डिमांड किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी पे करता है, कंज्यूमर की इनकम पे करता है, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स पे करता है, कंज्यूमर के टेस्ट पे करता है, प्रेफरेंस पे करता है, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन पे करता है, एडवर्टीजमेंट पे करता है और क्रेडिट फैसिलिटीज के ऊपर करता है। इन सारे फैक्टर्स के ऊपर डिमांड क्या करता है? डिपेंड करता है। तो इन सारे फैक्टर्स और डिमांड के बीच जो फंक्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने वाला फंक्शन है, वो फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाता है? डिमांड फंक्शन कहलाता है। ऐसे डेफिनेशन के फॉर्म में लिखें तो हम ऐसे लिख सकते हैं, डिमांड फंक्शन refers to the demand function refers to the functional relationship refers to the functional relationship between demand and factors between demand and factors affecting demand। हमें कुछ और अलग से नहीं पढ़ना है। डिमांड फंक्शन क्या करता है? फंक्शनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है किन किन के बीच? डिमांड और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के बीच में। और फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड कौन कौन से हैं? प्राइस ऑफ द ओन कमोडिटी, प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स, प्राइस ऑफ इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, एडवर्टीजमेंट और क्रेडिट फैसिलिटीज। इन सब के ऊपर डिमांड डिपेंड करती है। तो इसी को रिप्रेजेंट करने वाला जो फंक्शन है इस तरीके से क्या कहलाता है? प्रोडक्ट डिमांड फंक्शन कहलाता है। इसे फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे एक एक फैक्टर्स को, जैसे कि अभी हमने ऊपर करके रखा डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड में। तो सेम वही चीज़ें हमें फिर से रिपीट करनी है। आई होप कि आपको फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड और डिमांड फंक्शन समझ में आया होगा। आपको अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।